नमस्कार, मैं हूं सुदीप। आप देख रहे हैं तीर चेतना। उत्तराखंड अब पूरी तरह से चुनाव मोड में आ चुका है। राज्य की ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक हर जगह भाजपा भाजपा है। ऐसे में कांग्रेस की 2022 के चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपाल करोला। हाँ करोला जी, आपको जैसे आपकी विधानसभा क्षेत्र है ऋषिकेश है, यहाँ आप सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा ऋषिकेश विधानसभा में आप हैं, पर यहाँ पे वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक सब कुछ सब जगह भाजपा भाजपा है। उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि यहाँ के विकास में जो जिस प्रकार से जनता ने इन पे भरोसा किया, भाई वार्ड मेंबर भी आपका, मेयर भी आपका, विधायक भी आपका, सांसद भी आपका, क्या आपको लगता है कि उस अनुपात में यहाँ का विकास हुआ है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से जब जनता नेताओं को अनचाहे वोट देना शुरू कर दे, जितना वो एक्सेप्ट नहीं करता, जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करता, उम्मीद भी नहीं करता जितने वोटों की, उतने वोट अगर उस व्यक्ति को मिलने लग जाएं बगैर काम किए, तो एक शिथिलता आनी स्वाभाविक है। और ऋषिकेश में लगातार 3 बार किसी एक व्यक्ति का विधायक बनना, जो ऋषिकेश अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में जानी मानी जगह है और जहाँ की जनता इतनी जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, जब वो लोग इतने जागरूक होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को एक पार्टी के नाम पे या एक संगठन के नाम पे या किसी ऐसे धार्मिकता के नाम पे या जो भी प्रोपोगेंडा होता है, उस प्रोपोगेंडा के नाम पर वोट देना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ उस क्षेत्र का विकास रुकना स्वाभाविक है। और ये हमने अपने पिछले लंबे समय से देख रहे हैं इस चीज़ को कि जो विधायक एक बार जीते, फिर दूसरी बार जीते, तीसरी बार जीते, अगर एक विधायक एक बार जीतता है, एक बार हारता है, तो उस विधायक को थोड़ा ये भी सबक मिलता है कि मैंने काम ठीक नहीं किया होगा इसलिए मैं हार गया। लेकिन जब वो बगैर काम करे जीतना शुरू हो जाए, अपने एक किसी राष्ट्रीय नेता के नाम पर जीतना शुरू हो जाए और उसकी लहर में जीतना शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो जो घमंड एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है कि मैं स्वयं में ही सब कुछ हूँ और जनता कुछ नहीं है, तो आज ऋषिकेश की जनता भी, ऋषिकेश की जो क्षेत्र का विकास रुका है, वो इस बात को महसूस कर रहा है कि शायद उन लोगों से भूल हुई। और मैं समझता हूँ कि जब वो लहर चलनी शुरू होती है और लहर के नाम पर लोग जीतते हैं, तो चाहे उसमें फिर वार्ड मेंबर हो, फिर चाहे मेयर हो, फिर विधायक हो, फिर सांसद हो, ठीक कहा आपने कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरी एक श्रृंखला है। और डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तमाम चीज़ों की बातें करने वाले लोग, अगर आप देखें, मैं तो चैलेंज कर चुका हूँ कई बार ऋषिकेश के विधायक जी को कि आप मुझे पिछले 15 वर्षों के अपने कार्यकाल की कोई एक इमारत ऐसी दिखाएं जो आपने नई एक इमारत अपने कार्यकाल में बनाई हो। आप किसी इमारत की बाउंड्री बना देंगे, आप किसी इमारत में शौचालय बना देंगे, आप विधायक निधि से किसी के घर की सड़क बना देंगे, आप विधायक निधि से किसी का शौचालय बना देंगे, इतने तक ही सीमित हैं। कोई एक सिंगल इमारत ऐसी नहीं है। बल्कि एक जगह छिद्रवाला क्षेत्र में एक प्रधान ने बहुत मशक्क़त करने के बाद बहुत प्रयास किया उसने कि सरकार के द्वारा एक पंचायत का भवन बन जाए, वो पंचायत का भवन तक बनाने को भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने ही पंचायत की निधि से फिर उस भवन को बनाने का काम किया, लेकिन ऋषिकेश के विधायक या सांसद या किसी और की तरफ से वो तक काम करने का काम नहीं हुआ है। सड़क बनना, नाली बनना, बिजली के खंभे लगना, अगर कोई इसको विकास कहता है तो भाई मैं तो इन चीज़ों को विकास नहीं कहता हूँ। मैं विकास उसको कहता हूँ कि अगर ऋषिकेश में एक महाविद्यालय की जगह 2-3 महाविद्यालय बन जाते, कोई ITI कॉलेज बनता, कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज बनता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनता, उस चीज़ को विकास के मायने हम कहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ऋषिकेश राजधानी से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर इस क्षेत्र में भी विकास सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, नाली को कहते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। तो ये ऋषिकेश की जनता का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है कि उन्होंने ऐसे निरंकुश, निष्ठुर और ऐसे लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया और बार बार किया जो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। अब रायवाला की सड़क कोई ले लीजिए आप, जो कैंट एरिया से होकर के जाती है, पिछले 5 सालों से वो टूटी हुई है। अब चुनाव आएगा, उस वक्त तो सड़क बना दी जाएगी।
अब एम्स वाली सड़क को देख लीजिए, विस्थापित की सड़क को, वो पिछले 6 साल लगभग 9-10 महीने तक तो वो टूटी ही रही और बनने में उसको 5 साल लग गए। 5 साल बाद एक सड़क का नंबर कब आता है? जब चुनाव का 1 साल बचता है, और फिर वो जनता उस चीज़ को भूल जाती। जहाँ विस्थापित एरिया, अभी खांड गाँव के लोग विस्थापित हुए हैं यहाँ आरटीओ ऑफिस के सामने, उस सड़क को आप ले लीजिए, पूरा 5 साल खत्म होने वाला है। पिछला कार्यकाल भी इन्हीं का था। या तो आप कोई एक व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं अपने कार्यकाल में ये काम जब तक पटरी पर लेके आया, अगला चुनाव में हार गया, इसलिए मैं उस काम को गति नहीं दे पाया। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भाग्यशाली लोग जिनको लगातार 2-2, 3-3 बार जीतने का अवसर मिलता है। उनका तो कोई काम रुकना ही नहीं चाहिए। पहली सरकार में वो संसदीय मंत्री थे, संसदीय सचिव बन गए थे पहली बार में ही। दूसरी बार में सरकार नहीं थी लेकिन विधायक तो थे। तीसरी बार में तो अब वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री से भी ऊपर हूँ। मुख्यमंत्री नीचे बैठते हैं सदन में, मैं ऊपर बैठता हूँ। और अगर मुख्यमंत्री से भी बड़ा आपका कद है और फिर भी ऋषिकेश में एक महाविद्यालय नया नहीं बन पाया, जिसकी घोषणा करते करते आपने कई बरस निकाल दिए, ले दे करके आखिरी में आकर के आपने उसी महाविद्यालय को कैंपस कॉलेज बना दिया। कभी आप उसको यूनिवर्सिटी कॉलेज बना दीजिए, आप उसको यूनिवर्सिटी बना दीजिए, चाहे जो मर्जी कर दीजिए, जब तक सीट नहीं बढ़ेगी तब तक फ़ायदा क्या होगा। मैं आज से 16-17 साल पहले ऋषिकेश महाविद्यालय का अध्यक्ष रहा, तब भी उतनी सीट थी, आज भी उतनी सीट है, और बल्कि पिछले साल तो बीए की सीटें घट गई। तो आप उनको बढ़ाने की बजाय घटा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, ऋषिकेश की जनता आज नौजवान पढ़ने के लिए डोईवाला, नरेंद्र नगर के धक्के खा रहा है, देहरादून के धक्के खा रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि ऋषिकेश के विधायक जितना दोषी हैं, उतनी ही ऋषिकेश की जनता भी दोषी है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधियों को सत्ता पे बैठाने का काम किया, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार काम किया। अच्छा खल्लो जी, ये लगातार जो भाजपा के पक्ष में मैंडेट चले जाता है, कहाँ चूक हो रही कांग्रेस से? क्या कांग्रेस ये बातें जनता को समझा नहीं पा रही, या कुछ संगठन के स्तर पे चूक है, या कुछ स्ट्रेटजी नहीं बन पाती चुनाव में ऐसे कि जनता तक बात पहुंचाई जाए भाई कि कांग्रेस विकास का प्रतीक है, जिसको आप जिता रहे हो वो नहीं है या वो पार्टी नहीं है? देखिए, मैं फिर से उस बात पे आना चाहूँगा कि यहाँ मैंने पिछले 3 चुनाव में लगातार ये चीज़ देखी है कि केंद्र की एक हवा चलती है। केंद्र में एक नेता है जो अपनी नाम के ऊपर अपने नीचे के विधायकों को, सांसदों को वोट दिलवाने का काम करता है, और जब जनता सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर वोट देना शुरू कर देती है, जब वो जनता ये नहीं समझती है। मैं तो दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता इतना कुछ होने के बावजूद भी, चाहे उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बीजेपी को भी वोट नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी को वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा था, और अगर वो जनता के पक्ष में काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, तो उन्होंने उसको जिताने का काम किया। तो दिल्ली की जनता को मैं सलाम करता हूँ कि दिल्ली की जनता समझती है इस चीज़ को कि ये हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति के नाम पर वोट देने का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा होगा तभी होगा, क्षेत्र का विकास तभी होगा जब आप काम के नाम पर वोट देंगे। अगर आप सिर्फ नाम को वोट देंगे तो फिर काम नहीं होगा। आप काम को वोट देंगे तब विकास होगा, तब बच्चों की नौकरियां लगेगी। अब कोई 2 करोड़ लोगों के रोजगार की बात नहीं करता है, अब कोई नोटबंदी की बात नहीं करता जितने इतने लोग मर गए, अब कोई जीएसटी के ऊपर बात नहीं होती है, अब कोई किसान को भी आतंकवादी और नक्सलवादी कह दे और उसके बाद भी उसका कोई बिगाड़ने को तैयार नहीं है। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ कि उन लोगों को, उस भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी इतनी लिहाज नहीं, इतना शर्म नहीं आ रही है कि लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ, 70-70, 80-80 साल के बुजुर्गों के साथ आज सड़क पे लेटे हैं। भरी सर्दी में उनके ऊपर पानी डाला जा रहा है, वो खुले आसमान के नीचे इतनी भरी संकट में वहाँ पर हैं। उनके ऊपर आपको सहानुभूति तो दूर, आप उनको नक्सली और आतंकवादियों से जुड़े हुए लोग बता रहे हैं। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर देश एक व्यक्ति के नाम से चलना जब शुरू हो जाए तो फिर उस देश में भला नहीं होगा। अब वो व्यक्ति अगर आज पूंजीपतियों के लिए अगर काम हो रहा हो, मैं समझता हूँ कि अगर देश के नौजवान को नौकरियाँ मिल रही होती, छोटे व्यापारी को जीएसटी में फ़ायदा मिल रहा होता, उसके टैक्स में फ़ायदा मिल रहा होता, अगर छोटा व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें एक उनके पक्ष में जानी चाहिए। लेकिन अब मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि अब कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं लेती है तो मैं कार्यकर्ता के नाते कहता हूँ, लेकिन बड़े नेता जब तक स्टैंड नहीं लेंगे ईवीएम के ऊपर तब तक ये सब चलेगा। बहुत बड़ा मुझे लगता है रोल। आप इस बार देखिए बिहार के चुनाव में
जिस बिहार की जनता ने मन बना लिया था कि सत्ता परिवर्तन करना है। बिहार के लोग पैदल चल चल के इस बार कोरोना काल में पैदल चल चल के मर गए हों, साइकिल में, पैदल में, कंधे पे बिठा करके बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर के आए हों, उस बिहार की जनता ने मन बना लिया था कि इस बार सत्ता परिवर्तन करना है। और सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक मीडिया पर यह बहस चल रही थी कि पहली बार अटल बिहारी जी के बाद ऐसा हो रहा है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी हार रही है। बीजेपी का गठबंधन पोस्टल बैलेट में अटल जी के बाद पहली बार हारा, और अगर अटल जी के बाद पहली बार पोस्टल बैलेट में बीजेपी हार रही थी तो मीडिया ये कह रही थी कि निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी का बिहार में गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। और जैसे ही ईवीएम की मशीनें खुलनी शुरू हुई, वो आंकड़े उल्टे होने शुरू हो गए और शाम तक सत्ता परिवर्तन होने की जगह सत्ता दोबारा से उन्हीं की बन गई। तो सरकार किस तरीके से बन रही है ये तो अब सबने आंख मूंद रखी है। कांग्रेस को चाहिए कि इस पे स्टैंड ले, लोकतंत्र को बचाना है, तो हम ईवीएम के ऊपर चुनाव नहीं चाहते। और अगर ईवीएम के ऊपर आप चुनाव में जा रहे हैं तो फिर ईवीएम के ऊपर फिर दोष भी नहीं देना चाहिए, तो या तो फिर ईवीएम को बंद करिए। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए। अभी खल्लो जी, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत सक्रिय हो गई है, और कहीं ना कहीं उसका फोकस इस बात का है कि हम कांग्रेस का स्थान ले लें। देखिए, अब आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है कि जो मोदी जी ने लोगों की सर से लेके पांव तक निचोड़ दिया है, जिन लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं, अब उन लोगों को एक सहारा चाहिए कि हमारे बच्चों की स्कूल की फीस, हमारे घर का बिजली का बिल, हमारे घर का पानी का बिल, हमारे को टैक्स में छूट, ये चीज़ें अगर मिल जाए तो उस जनता को निश्चित तौर पर राहत तो मिलेगी। और यही काम उन्होंने दिल्ली में किया। दिल्ली में बीजेपी ने जनता को निचोड़ दिया था। उस निचोड़ने के बाद अगर कोई आदमी एक गिलास पानी लेकर के आ जाए किसी प्यासे के पास, जिसने कई दिनों से पानी ना पिया हो, तो उस गिलास पे फिर वो ये नहीं देखेगा कि किस धर्म और किस जाति का व्यक्ति मुझे पानी पिला रहा है, वो सिर्फ पानी पीने का काम करेगा। तो उत्तराखंड की जनता भी त्रस्त हो चुकी है, और अब उस त्रस्त जनता के ऊपर अगर कोई इस तरह के लच्छेदार भाषण दे करके उसको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा कि मैं बिजली फ्री, पानी फ्री दे दूंगा, और मैं टैक्स फ्री कर दूंगा, और मैं बच्चों की पढ़ाई फ्री कर दूंगा, कॉलेज में उनका एजुकेशन इस तरीके से दे दूंगा, तो उस तरफ व्यक्ति अट्रैक्ट होता है। कांग्रेस वो बात करती है जो जेन्युइन बात है, जो बात होने वाली बात होती है, जो बात करने वाली बात होती है। अगर हम सब कुछ फ्री देना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर पब्लिक के अंदर काम ना करने की भी एक जागृति आ जाती है कि काम ना करने के बाद भी अगर सब कुछ मिल रहा है तो फिर काम करने की आवश्यकता क्या है। तो ये एक फ़र्क है कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में, जो थोड़ा सा अलग करता है। लेकिन ये है कि उनकी तरफ जनता का आकर्षण सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सब चीज़ों को फ्री देने की बात करते हैं। अच्छा खल्लो जी, व्यक्तिगत रूप से 2022 की आपकी क्या तैयारी है? देखिए, पिछले 5 वर्षों से जो एक शिथिलता विकास कार्यों में आई है, और 5 वर्ष भी क्यों कहूँगा, मैं तो 15 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तीसरी बार का कार्यकाल पूरा होने वाला है इनका। तो हमने पहले कार्यकाल पे भी अपनी सक्रियता बनाए रखी, दूसरे कार्यकाल में भी सक्रियता बनाए रखी, तीसरे कार्यकाल में भी हम आम जनता के बीच में जा कर के उनकी बात सुनते हैं, उनके दुख सुख में खड़े होते हैं, उनके चर्चा करते हैं, विकास कार्य क्यों रुक गए, कैसे रुक गए। आज जनता बहुत त्रस्त है। उत्तराखंड की जनता ने अगर पिछले 5 साल में देखा तो वो हर गली हर मोहल्ले में एक शराब का ठेका देखा, इसके अलावा विकास कार्य कुछ नहीं देखे। और मैं समझता हूँ कि अगर रेवेन्यू के नाम पे, अगर कर इकट्ठा करने के नाम पे आपको सिर्फ शराब का ठेका खोलना आता है प्रदेश की सरकार को, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप देखें, बिहार में जनता, एक सरकार ने पूरी शराब बंद कर दी, उसके बाद भी सरकार चुनी गई। और अगर त्रिवेंद्र रावत जी ये सोच रहे हैं कि भैया उनके पास विकास करने का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हर जगह एक शराब का ठेका खुल जाए और उससे ही रेवेन्यू इकट्ठा हो, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की नदियों में रात दिन 2 नंबर का खनन हो रहा है। जहाँ से आपको राजस्व मिलना था, जहाँ से आपको टैक्स इकट्ठा होना चाहिए था, वो टैक्स कहाँ से मिलेगा जब 1 नंबर के पट्टा धारकों को पट्टा चलाने की अनुमति नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। और रात में 40-40, 50 फीट गट्टे
गड्ढे जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों से खोदे जा रहे हैं हरिद्वार की नदियों में। आप एक भी, मुझे तो परसों ही कोई व्यक्ति बता रहा था कि साहब हरिद्वार में आप जितने क्रेशर हैं उन क्रेशरों में अथाह माल भरा हुआ है और सरकार के पट्टे बंद हैं। यहाँ तक कि वन निगम के, गढ़वाल मंडल विकास निगम के तक पट्टे बंद हैं। प्राइवेट पट्टे तो बंद ही हैं, सरकार के अपने पट्टे भी बंद हैं। तो पट्टे बंद क्यों हैं साहब? सिर्फ इसलिए कि अपने लोगों को 2 नंबर का खनन करवाना है और उनके 2 नंबर के खनन से अपनी जेब भरनी है, व्यक्तिगत अपनी जेब भरनी है, सरकार की जेब नहीं भरनी है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रदेश की जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। अगर टैक्स होता तो शायद शराब के ठेके खोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो वाला, अब शराब का ठेका साहब प्राइवेट तो नहीं खोला जा सकता है, तो मुख्यमंत्री जी अपना प्राइवेट वो चला रहे हैं, खनन के पट्टे चला रहे हैं प्राइवेट। तो ये बहुत बड़ा कारण है। खल्ला जी, अब इस बार 2022 में आपके साथ कांग्रेस से कौन हो सकता है टिकट का दावेदार? टिकट की रेस में कौन हो सकता है? देखिए, टिकट की रेस में होना एक अलग बात है, टिकट मिलना एक अलग बात है, और टिकट की रेस में होना क्या होता है आप ये बताइए। जो भी कांग्रेस का वर्कर है, जो काम कर रहा है, उसको टिकट मांगने का अधिकार है, वो टिकट मांग सकता है। और मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर ही टिकट मांगता हूँ। मैं 2 बार पराजय जरूर हुई, लेकिन अगर हम आंकड़ा देखें पूरे उत्तराखंड का, तो पिछला चुनाव तो सारे ही कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए, 11 में से बाकी सारे ही हार गए। तो दूसरा ये है कि जो जितना वोट मुझे मिला, मैं दोनों चुनाव में फर्स्ट रनर अप हूँ। और पहले चुनाव में मैं 21,000 वोट लाया, दूसरे चुनाव में 31,000 लाया। तो 10,000 वोट मैंने कांग्रेस का बढ़ाया, और उस दौर में बढ़ाया जिस दौर में कांग्रेस के सारे प्रत्याशी हार गए और मोदी लहर के नाम पे या ईवीएम के नाम पे इतना प्रचंड तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उस दौर में भी मैंने 10,000 वोट कांग्रेस के बढ़ाए। और अगर आप देखें कि 70 कांग्रेस के प्रत्याशियों में से सर्वाधिक वोट लाने वाले 70 में से 8वां नंबर मेरा है। 70 प्रत्याशी जो कांग्रेस के थे, उसमें से जो टॉप जो है, उसमें 8वां नंबर मेरा है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी इन सब आंकड़ों को देखेगी, समझेगी, उनको अगर ये लगेगा कि भाई मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हूँ इस बार, तो मैं समझता हूँ कि मैं इस बार निश्चित तौर पर जीत का परचम कांग्रेस ऋषिकेश में लहराएगी। और बाकी टिकट मांगने का अधिकार सबको है, सब मांग सकते हैं। प्रत्याशी चयन करना हाईकमान के हाथ में होता है, वो तय करेंगे कौन अच्छा है कौन नहीं है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। अच्छा खल्ला जी, स्टेट लेवल के जो आपके नेता हैं उनमें गुटबाजी बहुत है और उससे एक संदेश जा रहा है, जो जनता में एक वो बन रहा था, माहौल बन रहा था कांग्रेस की, यार कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। लोग याद करने लगे थे, यार हरीश रावत जैसे भी था, जो भी आरोप लगे थे, जो कुछ भी हुआ था, पर कम से कम आम आदमी हरीश रावत से मिल सकते थे, पर लेकिन उसका भी लाभ कांग्रेस नहीं उठा पा रही गुटबाजी की वजह से। देखिए, ये इस बात में मैं थोड़ा सा आपकी बात को सहमति जता सकता हूँ इस बात के लिए कि कांग्रेस में अनुशासन का थोड़ा सा ढिलाई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के नाम पर पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, 6 महीने हो, साल भर हो, या उसका टिकट काट दिया जाता है जो अनुशासनहीनता करता है, ये अनुशासन कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर कड़ा होना चाहिए। क्योंकि चाहे हरीश रावत जी हों, उनका अपना एक बड़ा कद है, प्रीतम सिंह जी आज पार्टी के अध्यक्ष है, उनका अपना एक कद है। कोई भी कल पैदा हुआ कार्यकर्ता फेसबुक जैसी जगह पर कोई गलत शब्द उनके लिए कहता है, तो मैंने पार्टी फोरम में भी ये बात कही। मैं तो जब समीक्षा बैठकें होती है वहाँ पर भी ये बात कहता हूँ कि जितनी हमारी उम्र है उतना आपका तजुर्बा है इन नेताओं का कांग्रेस पार्टी में। अगर कांग्रेस पार्टी का कल का कोई कार्यकर्ता अगर सार्वजनिक जगह पर फेसबुक व्हाट्सएप में कोई गलत शब्द कहता है, हरीश रावत जी या प्रीतम सिंह जी के लिए, इंदिरा हृदय जी के लिए, या किसी भी लीडर के लिए कोई गलत शब्द कहता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ पार्टी में अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर ये कार्रवाइयाँ पार्टी में शुरू होगी तो कहीं ना कहीं इससे कार्यकर्ता भी कंट्रोल में रहेगा और सही दिशा में काम करने का काम करेगा। नहीं तो अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो फिर कार्यकर्ता भाजपा से कम लड़ रहा है, कांग्रेस वाला कांग्रेस से ही लड़ने का काम करता रहेगा और उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। बहुत अच्छा। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपाल खरोला, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। इसी तरह से
किसी दूसरी शख्सियत से जल्द ही आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहे तीर चेता।